एनसीईआरटी बेटा इसमें एक और पॉइंट बोलता है जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम सबको बहुत मन में ध्यान में रखना चाहिए कि से ये फील्ड लाइंस दो काम कभी नहीं करते। पहली बात, ये फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, ठीक, दे नेवर इंटरसेक्ट। और एक चीज बेटा हमेशा, दे नेवर फॉर्म क्लोज लूप। सर दोनों एक ही बात है? नहीं बच्चे, दोनों कॉन्सेप्ट्स अलग अलग हैं। नेवर इंटरसेक्ट का मतलब समझो, अगर मेरे पास दो फील्ड लाइंस हैं बेटा, मैंने ऐसे ड्रॉ की, अगर इस बिंदु में पूछो तो क्या टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? हाँ सर टेंजेंट बना सकते थे। जरा बताना इस बिंदु पे टेंजेंट किधर आएगा? इधर आएगा। एक बच्चे ने आके शैतानी कर दी, छोटा बच्चा था, उसे ज्यादा नहीं पता था, वो तो ड्राइंग के हिसाब से चला, उसने कहा सर इलेक्ट्रिक ऐसी है। बालक है, गलती कर सकता है, क्षमा है, कर देना चाहिए, अपराध किया उसने। सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, बाकी कोई भी करे। क्यों? क्योंकि जब तुम ड्रॉ करोगे बच्चे तो एक टेंजेंट इस पे आएगी। तो टेक्निकली क्या हुआ, एक ही बिंदु पे क्या आपकी दो इलेक्ट्रिक फील्ड आई? क्या बताओ ऐसा हो सकता है एक बॉडी रखी हो उसके एक जगह दो वेट हो? नहीं सर। सर एक बॉडी रखी हो उसकी एक जगह दो वेलोसिटी हो? नहीं सर। एक बॉडी है उस पर दो जगह इलेक्ट्रिक फोर्स आ रही है, तो एफ आएगा, एफ प्राइम आएगा। तो ये बेटा नहीं पॉसिबल है। अब अगर ये नहीं पॉसिबल है, इसका मतलब जिसने ड्राइंग बनाई उसने कुछ तो गलती करी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, पहली बात, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो दो टेंजेंट आएंगी, दो टेंजेंट से एक ही बिंदु पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होंगे, वो गलत है। दूसरा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी क्लोज लूप नहीं बनाएंगे। क्लोज लूप का मतलब बच्चे, ये डिस्कशन आता है बेटा आपका कंजर्वेटिव नेचर से, मैं आपको समझाऊंगा। अगर तुम फील्ड लाइंस ऐसी बना दो बेटा, ठीक है ना, तो देखो तो ये रूल पहले ही वायलेट हो गया। सर क्यों? सर आप प्लस से स्टार्ट कर रहे हो, माइनस पॉइंट कर रहे हो, माइनस से स्टार्ट करके प्लस पॉइंट कर रहे हो। सर ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्लियर? तो जो हमारे पास बेटा चित्र बनाने की बात आएगी सर इस तरीके से आता है। तो अगर डिस्कशन देखा जाए बेटा तो फील्ड लाइंस है हमारे पास। मैं आपको अगर डायग्राम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करके दिखाऊं, तो जैसे ये आपके पास आया, ये चारों फोटो बेटा मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ और आगे नीचे लेके आ जाता हूँ। ये फोटो बेटा मैंने यहाँ सेट करी, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो बेटा, ये फील्ड लाइंस कैसी आई, ध्यान से देखो। यहाँ पे आपने प्लस चार्ज लिया था तो उसकी फील्ड कैसी थी? रेडियली आउटवर्ड। ए और बी में, बी पे थोड़ा सा, बी मान सकते हैं बेटा, ए कैसा था बेटा, मान लेते हैं 10 कूलम का। बी पे अगर ध्यान से देखो तो चार्ज बड़ा हो गया, और सी पे चार्ज मान लेते हैं 40 कूलम का, तो ऐसे आ गया। सबको साफ साफ दिख रहा है बेटा, जैसे जैसे आपके चार्ज बढ़ता जा रहा है उसके आसपास डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन से ज्यादा होनी चाहिए। क्यों ज्यादा होनी चाहिए? तो सीधी सी बात है, डेंसिटी किसको रिप्रेजेंट करती है? सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। फिर देखो बच्चे डायग्राम, अगर मैं आपको ये डायग्राम दूं यहाँ पर, देखो दिख रहा है? नेक्स्ट पेज पे चलो बच्चे। ये क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखो। ये कहता है कि आपने प्लस से जब फील्ड निकाली, देखो कितना बढ़िया डिस्कशन है। जब आपने प्लस से फील्ड निकाली तो प्लस से जब फील्ड लाइंस निकली है तो वो कैसी है? रेडियली आउटवर्ड। माइनस से फील्ड आई तो कैसी? रेडियली इनवर्ड। ठीक। और इस प्लस क्यू माइनस क्यू में अगर आप किसी पॉइंट पे देखोगे, जैसे टेंजेंट ड्रॉ करिए बच्चे, यहाँ पे आपने टेंजेंट ड्रॉ करे, तो ये टेंजेंट किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएंगे और कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये बात पक्की है दोनों डायग्राम से? क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ू बेटा, ठीक। अपने फोर्थ पॉइंट के बाद बेटा, फोर्थ पॉइंट नेवर इंटरसेक्ट नेवर फॉर्म क्लोज लूप की बात आती है। नेक्स्ट डिस्कशन आता है बेटा अपने पास फिफ्थ पॉइंट, बड़ा बढ़िया सा है, जो कि हमारे आगे आने वाली फिजिक्स से उठाया गया है, पर ठीक है अपने को काम देगा। एक पर्टिकुलर टाइप के, अगर मैं बॉडी की बात करूं, एक मटेरियल की जिसको हम लोग कंडक्टर्स बोलते हैं,
कंडक्टर्स के अंदर बेटा सबको इतना पता है कि क्या होता है, खूब सारे चार्ज कैरियर्स होते हैं। चार्ज कैरियर्स में जैसे आप बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाके रखते हो, भगदड़ मचती है। उस भगदड़ के चलते बेटा पक्की बात है चार्ज इधर उधर भागेंगे और फाइनली सेटल हो जाएंगे। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, पहली बात, यहाँ भी दो बातें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एट इक्विलिब्रियम, जब साम्यावस्था आ जाएगी, सब कुछ सेटल हो चुका होगा, हमेशा ध्यान रखना एट इक्विलिब्रियम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड inside conductor net electric field inside conductor must be zero, ये जीरो होनी चाहिए। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही एब्सेंट होगी तो बच्चे वहां एनवायरमेंट ही खत्म हो गए ना। hence field lines are absent inside conductor, hence field lines inside conductor बेटा एब्सेंट होंगे, आप नहीं दिखाओगे। ठीक है ना, पॉइंट को अच्छे से समझ लो, फील्ड लाइंस आर एब्सेंट इनसाइड कंडक्टर। इसी के साथ लगे हाथ दूसरी बात भी बेटा ध्यान रखना, अब अगर चार्ज कंडक्टर हो बच्चे तो भाई बाहर तो फील्ड हो सकती है ना, कोई चार्ज होगा तो बाहर तो फील्ड देगा ना। तो इसमें ध्यान रखना बड़ा सिंपल सा पॉइंट होता है, फॉर अ चार्ज कंडक्टर कैसा कंडक्टर होना चाहिए, फॉर अ चार्ज कंडक्टर कैसा कंडक्टर होना चाहिए, फॉर अ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड ऑफ कंडक्टर। मैंने दो वर्ड यूज किए, फॉर अ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड ऑफ कंडक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कंडक्टर के केस में बेटा अगर वो चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड कैसे होनी चाहिए, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, आपको दोनों का रीजन बेटा मैं समझाऊंगा हुआ क्या, समझो अच्छे से। तुम्हारे पास एक स्फीयर होता, ठीक, ये मेटालिक स्फीयर है बच्चे, मेटालिक स्फीयर तो आपने मान लिया सर इसके अंदर इस तरीके से, सर ये पूरा सॉलिड, ऐसा नहीं कि आपने खाली गोला बनाया, 3D की बात है बच्चे, ये ऐसे रखा तो ये ऐसा, क्लियर। सबको पता है बेटा इसके अंदर एक हिंदी का वर्ड होता है बहुत आयत, बहुत बड़ी मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब बच्चे मजेदार बात क्या होगी, आपको बाहर से तो कंडक्टर दिख रहा है, ये प्लस चार्ज बेटा यहाँ लाके रख दीजिए, प्लस चार्ज बेटा इसके पास लाके रखोगे तो सबको पता है बेटा इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत सारे होते हैं पर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे बेटा प्लस रखोगे ये माइनस को क्या करेगा, खींच खींच के माइनस को खींचेगा अंदर से, तो माइनस बाहर तो माइनस भाग के बेटा इस सरफेस पे आ जाएंगे, ये सरफेस पे एक्सेस नेगेटिव होगा, वहां से माइनस आया तो यहाँ पे एक्सेस पॉजिटिव हो जाएगा। तो सर जब आप इलेक्ट्रॉन खींचते जाते हैं तो बेटा कहानी कुछ ऐसे बनी कि ये वाली सरफेस सामने वाली निगेटिवली चार्ज हो गई और ये वाली सरफेस जो इससे दूर है वो कैसे होगी, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। अब बच्चे को पूछे फील्ड लाइन सर बनाने का मन कर रहा है, तब बनाइए बेटा, किसी ने मना थोड़ी ना किया, फील्ड लाइंस बेटा आप बनाइए। अभी भी थोड़ी देर पहले डायग्राम बनाया था ना, कैसी फील्ड लाइंस होंगी, तो सर आप बोलोगे रेडियली आउटवर्ड, यहाँ से निकलेंगी ऐसे, पर आगे जाके पता लगा कि सर फील्ड लाइन सर यहाँ पे नेगेटिव रखा है तो ये लाइन तो सीधी गई, ये लाइन बेटा बेंड करेगी, ये लाइन भी बेंड करेगी, ये सब बेंड करके जो सरफेस पे आएंगे ना बच्चे, तो एक रूल मैंने क्या सिखाया, क्योंकि चार्ज कंडक्टर है ना, तो सरफेस पे जब भी फील्ड लाइंस आएंगे तो कैसे आएंगे, परपेंडिकुलर टू द सरफेस से। ये फील्ड लाइन निकलेगी और ऐसे जाएगी, ये फील्ड लाइन निकलेगी ऐसे जाएगी, ये फील्ड लाइंस पक्की बात अंदर जा नहीं पाएंगी, पर अगर इनको एक्सटेंड करते तो सेंटर से पास करते। तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कंडक्टर कैसे होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये प्लस से भी फील्ड लाइंस बेटा स्टार्ट होंगी, ये प्लस से फील्ड लाइन से स्टार्ट होंगी। तो क्या आपने 90 डिग्री वाले रूल को मेंटेन किया, यस सर। क्या अंदर फील्ड लाइंस पेनिट्रेट नहीं कराएं, यस सर। तो अंदर वाले पॉइंट पे को पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं दिखाया, फील्ड लाइन क्यों नहीं दिखाया, बेटा जब कंडक्टर इन एनवायरमेंट ही नहीं है तो अंदर फील्ड लाइंस ले थोड़ी ना जाओगे। हो सकता है आप में से कोई बच्चा ये पूछे कि सर अंदर फील्ड क्यों नहीं है, बेटा शुरू में फील्ड रही थी तभी तो इलेक्ट्रॉन इधर भागे थे, इलेक्ट्रॉन भागते गए बेटा, एक जिसको हम लोग तो सामने ऐसा इलेक्ट्रॉन भागते 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 फाइनली कभी तो रुकेंगे ना। अब इलेक्ट्रॉन बेटा अगर इस जगह रुक गए तो अगर इलेक्ट्रॉन अब फर्दर नहीं जा रहे हैं साइड, क्योंकि अब तो रुक गए ना, तो पक्के उन पे फोर्स नहीं लग रहा है, और रखे हुए इलेक्ट्रॉन पे अगर फोर्स नहीं लग रहा है
तो फोर्स जीरो होने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना है। तो इक्विलिब्रियम में आपके कंडक्टर के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा जीरो होती है, फील्ड लाइंस ऐसी आती है। ओके, अब जब फील्ड लाइंस बेटा आप पढ़ लेते हैं तो आपके पास नेक्स्ट डिस्कशन आता है बेटा यहाँ पर कि भाई हम इसके आगे के डिस्कशन को बेटा लेके चलें। तो एक बड़ी बढ़िया सा कॉन्सेप्ट आता है, एनसीईआरटी का ही डिस्कशन है, हमें पढ़ने नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं बेटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके थ्रू बेटा? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस, किसी सरफेस से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेटा हमें देखना है। ओके, अब बात आती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बेटा, बताना। फ्लक्स वर्ड सुना आपने पहले कभी? तो फ्लक्स बेसिकली बेटा ध्यान से देखो, फ्लक्स उसको रिप्रेजेंट करता है फ्लो को। ठीक है, फिजिक्स में कई बार आता है बेटा और वो हमें देखना पड़ेगा। तो सब फ्लक्स किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? फ्लो को। किसी भी सरफेस से पास करने वाला जो आपका फ्लक्स है वो हमें समझना है। तो जैसे अगर मैं पूछूं होता क्या है, आप एक सरफेस ले लीजिए बच्चे, ठीक है, सरफेस देखें, इस सरफेस से बेटा मैं फील्ड लाइंस ड्रॉ करूं तो मैंने फील्ड लाइंस बेटा इस तरीके से बना दी यहाँ पर। ये फील्ड लाइंस बेटा ऐसे आ रही थी ऐसे, और पेनिट्रेट करके ऐसे जा, ये लाइन ऐसे आ रही थी। क्या आपको फीलिंग मिली? यहाँ पेनिट्रेट करते लाइंस ऐसे जा रही है, ये सर यहाँ आ रही थी, ऐसे जा रही है, दिख रहा है? यहाँ से ऐसे आ रहा था, यहाँ से ये फील्ड लाइंस थी। क्लियर? अब बच्चे मैं पूछो क्या कुछ लाइंस बेटा सरफेस से पास कर रहे हैं यहाँ से? तो बच्चे से देखना है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गई बेटा। और हम क्या करते हैं बेटा, जो एरिया होता है ना, एरिया एरिया स्केलर है वेक्टर है? सर टेक्निकली एरिया स्केलर लिया जाता है बेटा, लेकिन जब आपको फ्लो मेजर करना हो तो हम एरिया को वेक्टर की तरह लेते हैं। मान लेते हैं बेटा यहाँ पे ये एरिया वेक्टर आ गया। तो फिर से कह रहा हूं बेटा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल थीटा हो, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस को हम सिंपली क्या लिखते हैं बेटा? इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। अभी मैंने कुछ समझाया नहीं, अभी बेसिक सी बात बेटा याद रखनी, कुछ ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है। तो अगर फ्लक्स इतना आ रहा है तो आंसर हो जाएगा, अगर एंगल ए है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस इक्वल टू पाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को पूछे कितनी होती है? ए कॉस थीटा। एक बच्चे ने पूछा भी एरिया क्या होगा, तो बच्चे अगर मान लो ये स्क्वायर होता और मैं मान लो बेटा ये डायरेक्शन कौन सी बेटा? वाई एक्सिस, और ये कौन सी एक्सिस, ऐसा मान लिया। क्लियर? तो उस हिसाब से बेटा ध्यान से ना, एरिया वेक्टर अगर मैं लिखूं तो समझ में आना चाहिए। एरिया हमेशा कैसे लिखा जाएगा? एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर को एरिया तो लिखोगे ही और डायरेक्शन लिखते हैं एन कैप। एक बच्चे ने पूछा ये एन कैप क्या हुआ? एन कैप होता है बेटा जो भी सरफेस लोगे उसका आउटवर्ड नॉर्मल, जो भी सरफेस लोगे उसका आउटवर्ड नॉर्मल। तो सरफेस दिख रही है ना बच्चे आपके पास, ये आ रही थी देखो, ये स्क्वायर आया ना आपके पास। सबके इसके आगे को पूछे तो एरिया कितना हो जाएगा, तो सबको पता है एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, आउटवर्ड नॉर्मल के हिसाब से आंसर कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर जे कैप। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू बेटा सिंपली क्या होती है? ई ए कॉस थीटा डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया ये क्वांटिटी कैसी बेटा? ये एक स्केलर क्वांटिटी जो कि साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, इसकी यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं है बेटा। अगर आप बनाना चाहो तो देखो, याद करना, अगर तुम अपने 11 की कॉपी उठाओ तो उस जमाने में भूल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। भाई उस जमाने में थोड़ी ना पता था क्या होता है, अब पता है। तो इसे लिखोगे न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। अच्छा, न्यूटन होता है बच्चे mlt-2, एरिया होता है L2, और कूलम का तो बेटा करंट इनटू टाइम के हिसाब से 80 आ गया। तो बच्चे बताओ आंसर क्या बना? ml3 a-1 t-3। ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है। सर सब समझ में आ रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर ये होता क्या है? तो बेसिकली बच्चे आप मुझे बताओ, क्या आपको लगता है कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो चीजों को रिप्रेजेंट करती हैं? जैसे मान लो आपने एक वर्ड सुना होगा, इंडेक्स। अब कोई भी इंडेक्स बना दीजिए, ग्रोथ इंडेक्स बना दीजिए, हैप्पीनेस इंडेक्स बना दीजिए, हेल्थ इंडेक्स बना दीजिए।
उस पे जो नंबर होता है बताता है, सूचित करता है, रिप्रेजेंट करता है उस चीज को। जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स है इंडिया का 74 आउट ऑफ 100, तो कहेंगे सर ये इंडेक्स ठीक है। बोला सर किसी डेनमार्क कंट्री का सर 94 आउट ऑफ 100 है। सर बोला सर पाकिस्तान में सर 20 आउट ऑफ 100 है। तो आपको उस नंबर से पता लग रहा है कि हैप्पीनेस कहाँ ज्यादा है। रियलिटी में क्या है वो नहीं पता, पर ऐसा माना जाता है। तो वैसे क्यों पूछे बच्चे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या रिप्रेजेंट करता है। मैं पूछा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, तो हमेशा ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया, किसी एरिया से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया रिप्रेजेंट्स number of lines, represents number of lines passing through area। तो एक बच्चे ने पूछा सर इसका लगा फ्लक्स 5 आएगा तो एरिया नंबर ऑफ लाइंस 5 में नहीं, मैंने क्या बोला इट्स नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस। के नंबर ऑफ लाइंस तो बेटा कितनी बना सकते हो ना, ये रिप्रेजेंट करता है। तो अब बच्चे मेरे पास समझो डिस्कशन क्या है यहाँ पर। अगर बेटा मैं बनाऊं यहाँ पर फील्ड लाइंस बढ़िया से बना देता हूँ, लास्ट का डिस्कशन है जल्दी से समझो। मैंने बच्चे यहाँ पे ऐसे फील्ड लाइंस ड्रॉ करी, दिख रहा है बेटा फील्ड लाइंस। ये फील्ड लाइंस क्या है इंडिकेशन दे रहे हैं सर फील्ड कैसे है बेटा यूनिफॉर्म। अब बार बार बनाने से अच्छा बेटा सब कट करके एक और निकाल देते हैं सर। लाइंस ड्रॉ करी बेटा आपने, अच्छा आ गया ठीक है। इसी में कर लेते हैं बेटा, टाइम थोड़ा सा हमें इधर देखो भाई। अगर मैं यहाँ पे बच्चे एक एरिया बनाऊं, एरिया बेटा आपने ऐसे ड्रॉ किया, अगर एरिया बेटा ऐसे रखता हूँ तो क्या सारी लाइंस को कवर कर रहा है। यस। अब अगर बच्चे मैं इसको एरिया को थोड़ा सा टिल्ट कर दूं, टिल्ट करके मैं इस साइड से देख रहा हूँ बच्चे, तो ये ऐसी लाइन दिख रहा होगा है ना, सारी लाइंस कवर कर रहा है। मैं इसको इस एक्सिस के ऊपर अगर टर्न करूं तो क्या कुछ लाइंस मिस हो जाएंगी अगले डायग्राम में। यस सर। सर अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो क्या एक भी लाइन पेनिट्रेट नहीं कर रही है, तो ये 1 सरफेस, ये 2, ये 3। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस किस में बेटा 1 में, मैक्सिमम है 2 में लाइंस नंबर ऑफ 1 फर्स्ट से कम हो गई, 3 में और कम हो गए, 3 की नंबर ऑफ लाइंस तो 0 ही हो गई ना। तो नंबर ऑफ लाइंस मैक्सिमम बेटा फर्स्ट में आती है, सेकंड में थोड़ी कम हुई, थर्ड में 0 हो गई। सब फ्लक्स से पढ़े। तो बच्चे एक बात बताना, अगर ये आपका जो ब्लैक वेक्टर था वो क्या था बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बेटा, ये तो चेंज नहीं हो रहा है। पर एरिया बेटा ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे एरिया को ऐसे पिंक से शो कर देता हूँ तो ये एरिया आ गया। कॉइल को टर्न करोगे तो एरिया इधर आ गया, कॉइल को टर्न करोगे तो एरिया इधर आ गया। मैं पूछू बेटा फाई 1 कितना होगा, तो आप बोलोगे फाई 1 होगा बेटा E इंटू ए कॉस 0। नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों पैरेलल, तो फाई 1 हो गया E कॉस 0। सेकंड में बच्चे आप आएंगे तो सही है, आपके पास क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर इधर, तो क्या फ्लक्स थोड़ा सा कम हो गया। हाँ सेकंड केस में फ्लक्स हो गया E A cos थीटा। और थर्ड केस में बेटा ध्यान, जैसे नंबर ऑफ लाइन 0 हो गई थी, जैसे नंबर ऑफ लाइन 0 हो गई थी, वैसे फाई 3 में अगर ध्यान से देखो तो क्या हो जाएगा बेटा, फ्लक्स की वैल्यू भी 0 आएगी क्योंकि E A cos 90। तो बताओ मैक्सिमम फ्लक्स किस में बेटा फर्स्ट केस में, सेकंड केस में फ्लक्स 2 की वैल्यू क्या हो गई थोड़ी कम हो गई, और थर्ड केस में फ्लक्स की वैल्यू भी क्या हो गई 0। क्या ये दोनों का पैटर्न एक जैसा है। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर नंबर ऑफ लाइन 10 आ रही है तो फ्लक्स 10 होगा, ये गलत है। पर हाँ एक बात पक्की है, इसमें नंबर ऑफ लाइन्स अगर 10 होंगे तो अगले में 8 होंगे, नेक्स्ट में 7 होंगे, वैसे फ्लक्स भी चेंज हो रहा होगा।
फ्लक्स रिप्रेजेंट नंबर ऑफ लाइन, जहां पर रिलेटिव नंबर ऑफ लाइन ज्यादा होंगी वहां फ्लक्स भी ज्यादा होगा, जहां रिलेटिव नंबर ऑफ लाइंस कम होगी वहां फ्लक्स भी कम होगा। ये क्लियर है?